नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में आज चर्चा का विषय है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नाटक अंधेर नगरी। दरअसल आपके पाठ्यक्रम में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के दो नाटक शामिल किए गए हैं, एक है अंधेर नगरी और दूसरा इनका नाटक है भारत दुर्दशा। तो इस क्लास के अंतर्गत हम लोग एक नाटक पे बात करेंगे अंधेर नगरी पर, और इसके बाद वाली क्लास में हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के दूसरे नाटक पे बात करेंगे भारत दुर्दशा पे। तो आज की क्लास में हम लोग अपने नाटक पे बात करना प्रारंभ करें उससे पहले थोड़ा सा परिचय हम लोग ले लेते हैं अपने नाटककार का, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन वृत्त पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। फिर उसके बाद सविस्तार बड़ी गहराई से अपना नाटक पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 को हुआ था, सोमवार के दिन। अगर बात करें कि इनका जन्म कहां पे हुआ था, तो ये जो है उत्तर प्रदेश के काशी में जन्मे थे। इनका उपनाम एक था रसा, और ये इस उपनाम से उर्दू में गजलें लिखा करते थे। बल्लभ संप्रदाय में ये जो दीक्षित भारतेंदु हरिश्चंद्र बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। इनके धार्मिक गुरु का नाम था लोकनाथ और इनके साहित्यिक गुरु का नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता का नाम था गोपाल राय गिरधर दास, जो कि एक बड़े विद्वान थे और बड़े विद्वान होने के साथ साथ निबंधकार थे। और इनके बारे में सबसे विशेष बात यह है कि इन्होंने एक नाटक लिखा था नहुस नाम से, और इस नहुस नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहला नाटक माना है। ये चीज आपको याद रखनी है, इस नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहला नाटक माना है। उसके साथ साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता को पहला नाटककार भी माना है। अब यहां से भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन से जुड़े कुछ वर्ष हैं, उन पे हम लोग चर्चा कर लेंगे, जिससे आप जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। 1868 का साल आता है और भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा अपनी पहली पत्रिका कवि वचन सुधा का संपादन प्रारंभ किया जाता है। 1870 में कविता वर्धनी सभा की इन्होंने स्थापना की, और 1873 में पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना की थी, जिसका पहले नाम था सिटी रीडिंग क्लब। उसके बाद में 1873 के साल में उन्होंने उसका नाम बदल के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पेनी रीडिंग क्लब कर दिया था। 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने तदीय समाज की स्थापना की, और इस जो ये संगठन था, इसमें जो है धर्म और ईश्वर संबंधी विचारों का जो है प्रचार किया जाता था। उसका प्रचार प्रसार करने हेतु इस तदीय समाज की स्थापना की गई थी। 1873 में इनके द्वारा हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया, जिसमें जो है परिमार्जित हिंदी के प्रथम दर्शन होते हैं, और जिसके बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खुद कहा है कि सन 1873 में हिंदी नई चाल में ढली। हिंदी नई चाल में ढली, ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक प्रसिद्ध उक्ति है, और कई बार आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती रहती है कि ये जो है उक्ति किसकी है, कि सन 1873 में हिंदी नई चाल में ढली। तो आपको याद रखना है कि ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की स्वयं की उक्ति है। कुछ बातें इनके बारे में विशेष हैं कि अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला नाटक कौन सा है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला नाटक है विद्या सुंदर, जो कि एक अनुदित नाटक है। अगर बात करें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक कौन सा है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक है वैदिक हिंसा हिंसा ना भवति, जिसका प्रकाशन 1873 में होता है। तो दो चीजें आपको यहां से याद रखनी है कि इनका जो पहला नाटक है अनुदित, वो है विद्या सुंदर, और इनका पहला मौलिक नाटक है वैदिक हिंसा हिंसा ना भवति, और इनका जो अपूर्ण नाटक है वो सती प्रताप है, जिसको बाद में राधा कृष्ण दास जी के द्वारा पूरा किया जाता है। तो ये तीन चीजें आपको यहां से समझ में आई होंगी कि इनका पहला अनुदित नाटक कौन सा है, विद्या सुंदर है। इनका पहला मौलिक नाटक कौन सा है, तो वो वैदिक हिंसा हिंसा ना भवति है, जिसका प्रकाशन 1873 में हुआ था। अगर बात करें, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनका अपूर्ण नाटक कौन सा है, तो इनका अपूर्ण नाटक सती प्रताप है। इसके साथ साथ आपको ये फैक्ट भी याद रखना है कि इसको बाद में पूरा राधा कृष्ण दास ने किया था। बात कर लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों की। तो इनका पहला नाटक है वैदिक हिंसा हिंसा ना भवति, और आपको बता दें ये जो नाटक अब पढ़ रहे हैं आप, ये सारे के सारे इनके मौलिक नाटक हैं। इसके बाद हम लोग इनके अनुदित नाटक पढ़ेंगे। तो इनका पहला नाटक है वैदिक हिंसा हिंसा ना भवति, जिसका प्रकाशन 1873 में हुआ था, जो एक प्रहसन है। उसके बाद सत्य हरिश्चंद्र 1875 में है, जो कि नाटक की श्रेणी में आता है।
उसके बाद श्री चंद्रावली भी 1875 में है, जो कि नाटिका की श्रेणी में आता है। उसके बाद विशस्य विष्णोषधम 1876 में है, जो कि एक भाण है। भारत दुर्दशा 1880 में है। नील देवी 1881 में है और अंधेर नगरी 1881 में है, जो कि एक प्रहसन है। तो ये दोनों नाटक किस सन में है? 1881 में है। नील देवी और अंधेर नगरी। प्रेम जोगिनी इनका जो है 1875 में है। सती प्रताप इनका जो है 1873 में है। तो ये जो है इनके मौलिक नाटक हो गए। जब आपको मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ाया था तब सविस्तार इन पे जो है बात की गई थी, लेकिन यहाँ पे जो अपने केंद्र में है वो अंधेर नगरी है। हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र को नहीं पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी सी शीघ्रता करते हुए इन पे थोड़ी सी बात करते हुए हम लोग अपने नाटक को पढ़ना शुरू करेंगे। बात कर लेते हैं इनके अनुदित नाटकों की। तो इनका जो पहला अनुदित नाटक है हमने अभी देखा, 1868 में विद्या सुंदर है। पाखंड विडंबन इनके द्वारा अनुदित नाटक है। धनंजय विजय 1883 में है। कर्पूर मंजरी 1885 में है। भारत जननी 1877 में है। मुद्रा राक्षस 1878 में है और दुर्लभ बंधु 1880 में है, जो शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। आप कौन सा नाटक किसका अनुवाद है वो उसके सामने लिख दिया गया है। बात कर लेते हैं कि इनके कौन कौन से अपूर्ण नाटक हैं। तो इनके कुछ अपूर्ण नाटक है, उनमें से जो है प्रवास है, प्रवास नाटक है, रत्नावली है, नव मल्लिका है और मृच्छकटिकम है। ये जो है इनके अपूर्ण नाटक हैं। तो ये जो है हम लोगों ने थोड़ी सी बात कर ली भारतेंदु हरिश्चंद्र पे। अब यहां से हम लोग अपना नाटक पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक अंधेर नगरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मौलिक नाटक अंधेर नगरी, जिसका प्रकाशन 1881 में हुआ था। तो पहली चीज आपको यही याद रखना है कि ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है अंधेर नगरी, इसका प्रकाशन कब हुआ? तो इसका प्रकाशन 1881 ईस्वी में हुआ था। और मैंने आपको अभी बताया था कि 1881 में इनके दो नाटकों का प्रकाशन होता है, एक अंधेर नगरी है और एक नील देवी है। तो इसको भी आप लोग याद रखें। अंधेर नगरी जो है एक व्यंग प्रधान प्रहसन है, जिसमें कुल 6 अंक हैं। ये चीज आपको जरूर याद रखनी है, बिल्कुल भूलना नहीं है कि इस नाटक में कुल अंक कितने हैं। तो इस नाटक में कुल 6 अंक हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। पहले अंक का जो शीर्षक है वो बाह्य प्रांत है, दूसरा अंक बाजार है, तीसरा अंक जंगल है, चौथा अंक राज्यसभा है, पांचवा अंक अरण्य है और छठा अंक शमशान है। तो ये चीजें भी आपको जो है गंभीरता से याद रखनी है। कई बार परीक्षक इनका क्रम आपसे लगवाता है, तो आप इनको इसी क्रम में याद रखें। एक बार इसका हम लोग और रिवीजन करेंगे। पहला जो है वो बाह्य प्रांत है, दूसरा बाजार है, तीसरा जंगल है, चौथा राज्यसभा है और पांचवा अरण्य है और छठा शमशान है। तो इनको आप लोग क्रम से याद रखें, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अपने नाटक के प्रमुख पात्रों की। और ये जो पात्र लिखे गए हैं, ये नाटक में जिस क्रम से आए हैं उसी क्रम से ये पात्र लिखे गए हैं। जैसे पहले अंक में जो है महंत हैं, नारायण दास हैं और गोवर्धन दास हैं। तो पहले अंक में इन 3 पात्रों का प्रवेश होता है। दूसरे अंक में जिस क्रम से जो है पात्र आते हैं उसी क्रम से आपके समक्ष, आपके सामने जो है रखे गए हैं, और आप लोग हो सके तो इन पात्रों को इसी क्रम से याद रखेंगे, तो ये जो है एक आपके लिए बेहतर विकल्प होगा। तो दूसरे अंक में जो है कबाब वाला है, घासीराम है जो चना बेचता है, नारंगी वाला है, इसको करेंगे नारंगी वाला, नारंगी वाला है, हलवाई है, कुंजड़ीन है जो सब्जी वाली है, मुगल है मेवे बेचने वाला, पाचक वाला है, मछली वाला है, जात वाला है, बनिया वाला है। तो ये जो है दूसरे अंक में पात्र आते हैं। चौथे अंक में जो पात्र प्रवेश करते हैं उनका क्रम आपके सामने ऐसे है कि सबसे पहले फरियादी है, फिर कल्लू है, कारीगर है, चूने वाला है, भिस्ती है, कसाई है, गड़रिया है, कोतवाल है। तो ये कुल मिला के इस नाटक के पात्र हो गए, जिनको आप लोग याद रखें, क्योंकि पात्र भी आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इस नाटक के कुछ प्रमुख बिंदुओं पे। तो इस नाटक में कुल गीत 5 हैं और कुल अंक 6 हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। इस नाटक में कुल गीतों की संख्या 5 है और कुल अंक कितने हैं? 6 हैं। इस नाटक में अंधेर नगरी जो है वो अंध व्यवस्था का प्रतीक है।
चौपट राजा विवेकहीनता और न्याय दृष्टि न होने का प्रतीक है, वहीं पर गोवर्धन लोभ वृत्ति का प्रतीक है। रंग विधान की दृष्टि से भारतेंदु ने इस नाटक में हिंदी प्रदेश के प्रसिद्ध लोकनाट्य नौटंकी और उस युग में प्रचलित पारसी रंगमंच के रूप में समन्वित किया है। काशी के हिंदू नेशनल थिएटर में सबसे पहले अंधेर नगरी नाटक का मंचन किया गया था। तो ये बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि इस नाटक का सबसे पहले मंचन कहाँ किया गया, तो काशी के हिंदू नेशनल थिएटर में सबसे पहले अंधेर नगरी नाटक का मंचन किया गया था। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है कि जैसे इसमें कुल गीत 5 हैं, कुल अंक 6 हैं, अंधेर नगरी किसका प्रतीक है, चौपट राजा किसका प्रतीक है और गोवर्धन किसका प्रतीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाते हैं। हर पंक्ति आपके लिए कहीं ना कहीं एक प्रश्न है, तो इन फैक्टों को बड़ी ध्यान से, बड़ी कायदे से समझना है और जो है याद करके रखना है। अंधेर नगरी नाटक में जो गीत आते हैं उन पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो राम भजो तुलसी भय भज रघुराई, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान। ये जो है प्रथम अंक में महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। उसके बाद चना जोर गरम, चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते, टिकस यानी कि टिकट, चने जोर गरम टके शेर। ये जो है द्वितीय अंक में घासी राम के द्वारा जो है गीत गाया जाता है। घासी राम जो है एक विक्रेता है, किस चीज का विक्रेता है, चने का विक्रेता है, उसके द्वारा ये जो है गाया जाता है। चूरन साहिब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता, ये भी जो है दूसरे अंक में आया हुआ गीत है और ये जो है पाचक वाला के द्वारा गाया जाता है। तीसरा गीत जो है द्वितीय अंक में, चूरन अमल बेल का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। तो ये भी जो है द्वितीय अंक में आया हुआ गीत है और इसको भी पाचक वाला गाता है। पाचक वाला आगे जो है गीत को और बढ़ाता है कि चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट में पचे नहीं बात। तो ये सारे के सारे गीत आपके द्वितीय अंक में आते हैं और इनको जो है शुरू का गीत कौन गाता है, घासीराम गाता है। बाकी शेष जो 3 गीत लिखे हैं, पहला दूसरा तीसरा, इसको जो है पाचक वाला गाता है। चौथा गीत है कि सेत सेत सब एक से, जहां कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहु न कीजिए बास। ये जो है तृतीय अंक का गीत है और महंत जी के द्वारा जो है ये दोहा गाया जाता है। पंचम अंक में जो है गोवर्धन दास एक गीत गाता है कि अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, ऊंच नीच सब एक है ऐसे, जैसे भटुए पंडित तैसे। तो ये जो है इस नाटक में आए हुए प्रमुख गीत हैं जिनको आप लोग याद रखें। परीक्षा की दृष्टि से ये जो है महत्वपूर्ण गीत हैं आपके लिए। भारतेंदु ने इस नाटक की रचना केवल 1 रात में ही पूरी कर ली थी, ऐसा कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे अंक दर अंक, एक एक अंक पे हम लोग बात करेंगे। उस अंक में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इन पे हम लोग अब बात करना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रथम अंक की। तो पहले अंक की शुरुआत में महंत जी अपने 2 चेलों के साथ राम भजन करते हुए नगर में प्रवेश करते हैं। गुरु के आदेश पर गोवर्धन दास पश्चिम और नारायण पूर्व की ओर भिक्षाटन यानी भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। तो प्रश्न आपसे यह भी बन सकता है कि महंत जी ने किस शिष्य को किस दिशा में भेजा। तो उन्होंने गोवर्धन दास को पश्चिम दिशा में भेजा और नारायण दास को पूर्व दिशा में भेजा। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बात है, आपको याद रखनी चाहिए। प्रथम अंक में जो है महंत का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है कि बहुत लोभ मत करना। वो अपने चेलों से कहते हैं कि बहुत ज्यादा लोभ मत करना। लोभ जो है वो पाप का मूल है। जितनी भिक्षा मिल जाए उतनी भिक्षा मांग लाना, बहुत ज्यादा लालच मत करना, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं मत करना। तो ये कथन जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और आपसे पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है। दूसरा अंक जो है बाजार है। आपको प्रत्येक अंक का नाम बताया गया है, तो अंक भी आप किस अंक का क्या नाम है ये भी आप लोग याद रखें। तो दूसरे अंक का नाम बाजार है। दूसरे अंक में बाजार का वर्णन है जहां तरह तरह की वस्तुएं बेची जा रही हैं। नगर के बाजार में कबाब वाला कबाब कुछ इस तरीके से बेचता है कि कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, 84 मसाला 72 आंच का, खाए जो ऊंट चाटे, ना खाए सो जीभ काटे। ये जो है
कबाब वाला गाता है। घासीराम, जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये जो है चने का विक्रेता है। नाटक आपको मेरा ये मानना है कि नाटक आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा। अगर आपने नाटक कभी नहीं पढ़ा है तो इसमें कोई विशेष नाटक नहीं है। एक महंत है, वो अपने 2 शिष्यों के साथ एक नगर में प्रवेश करते हैं और नगर में प्रवेश करने से पहले जैसे आपको बताया गया कि उनको वो भिक्षा मांगने के लिए भेजते हैं, लेकिन नगर की हालत ठीक नहीं है। तो गुरु कहते हैं कि इस नगर में रहना उचित नहीं है। तो एक शिष्य को यह बात समझ में आ जाती है, दूसरे शिष्य को यह बात नहीं समझ में आती है। तो फिर वो अंतोगत्वा उस नगर में फंस जाता है। मौत तक बात आ जाती है, मरने की हद तक बात आ जाती है। फिर गुरु उसको आते हैं और उसकी जान की रक्षा करते हैं। तो बचपन से आपने इस नाटक को पढ़ भी रखा होगा और इस नाटक को मैं पूरा इस क्लास के बाद आपको पढ़वा भी दूंगा। फिलहाल इसके मूल बिंदुओं पे, इसके मुख्य बिंदुओं पे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पे हम लोग बात कर लेते हैं। बढ़ते हैं आगे। नाटक में काशी की तत्कालीन प्रसिद्ध वेश्या तौकी मैना का जिक्र घासीराम के द्वारा किया जाता है। तो यहां से 2 प्रश्न बनते हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इस नाटक में काशी की किस तात्कालीन प्रसिद्ध वेश्या का जिक्र किया गया है। 4 विकल्प आपके सामने दे दिए जाते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे यह भी बन सकता है कि तौकी मैना का जिक्र किसने किया है। तो घासीराम ने जो है इस वेश्या का जिक्र किया है। कुंजड़िन सब्जी बेचते हुए कहती है कि जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी टके से भाजी, ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर। तो आपको यह प्रश्न किया जा सकता है कि कुंजड़िन ने हिंदुस्तान का मेवा किसे कहा है। तो फूट और बैर को उन्होंने हिंदुस्तान का जो है मेवा कहा है। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे जो है पूछे जा सकते हैं। गोवर्धन दास के पूछने पर गोवर्धन दास के पूछने पर हलवाई इस नगर का नाम अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट राजा बताता है। तो ये तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस नगरी को अंधेर नगरी की संज्ञा किसने दी, इस राजा को चौपट राजा की संज्ञा किसने दी। तो गोवर्धन दास के पूछने पर हलवाई ने इस नगर का नाम वो अंधेर नगरी बताता है और यहाँ के राजा का नाम वो चौपट राजा बताता है। तो ये संवाद किन दोनों लोगों के बीच में है। तो ये संवाद गोवर्धन और हलवाई के बीच में है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। फिर उसके बाद जब पता चलता है कि अंधेर नगरी है और चौपट राजा है, तो गोवर्धन आनंदित होकर एक गीत गाता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा भाजी, यानी कि सब्जी, खाजा यानी कि खोया। इस पे जो है बड़ा जो है गोवर्धन मुग्ध है कि यार बड़ा अच्छा जो है नगर है, यहाँ पे सारी चीजें टके शेर हैं, सब्जी ले लो, चावल ले लो, खोया ले लो, मलाई ले लो, हर चीज यहाँ पे जो है टके शेर के भाव से मिल रही है। तो बड़ा उन्मुक्त होकर बड़ा मुग्ध अवस्था में गीत गाता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर भाजा। एक फैक्ट आप लोग और याद रखें कि जब पहले दिन गोवर्धन भिक्षा मांगने जाता है तो भिक्षा में उसे कुल 7 पैसे मिलते हैं। कितने पैसे मिलते हैं? 7 पैसे मिलते हैं। इन पैसों में से वो जो है 3 सेर मिठाई लाता है। तो 7 पैसे मिलते हैं, मिठाई कितनी लाता है? 3 सेर लाता है। 3 सेर मिठाई लाता है। तो ये 2 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। 2 प्रश्न यहां से बनते हैं। तीसरा अंक है जंगल। तीसरे अंक की शुरुआत, तीसरे अंक के शुरू का दृश्य जंगल का है। महंत जी और नारायण दास राम भजो गीत गा रहे हैं। गोवर्धन दास अंधेर नगरी गीत गाते हुए आता है। अंधेर नगरी में सभी चीजें टके शेर मिल रही हैं। इस बात की सूचना सर्वप्रथम महंत को नारायण दास देता है। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि महंत को सबसे पहले ये चीज किसने स्पष्ट की कि इस नगरी में सारी चीजें टके शेर मिल रही हैं, गोवर्धन दास ने या कि नारायण दास ने? तो सबसे पहले नारायण दास भिक्षा मांग के जल्दी वापस आ जाता है और अपने गुरु को ये चीजें बताता है कि यहाँ पे सारी चीजें जो है टके शेर उपलब्ध हैं। और गुरु फिर इस डिसीजन पे, इस निश्चय पे पहुंचते हैं कि ये नगर वास योग्य नहीं है, रहने योग्य नहीं है, कि जहां इस तरीके की चीजें हो, हर चीज टके शेर हो, तो वहां पे रहने लायक नहीं है। और गुरु जो है कहते भी हैं अपने जो है आगामी संकट को भांपते हुए, वो कहते हैं कि सेत सेत सब एक से जहां कपूर कपास, सेत सेत सब एक से जहां कपूर कपास, ऐसे देश को देश में कबहु न कीजिए बास। तो ये जो राय उनका पहला शिष्य था नारायण दास, उसे तो समझ में भैया आ जाती है, लेकिन गोवर्धन दास थोड़ा ज्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आती। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, नगर बड़ा अच्छा है, सारी चीजें सस्ती हैं, और रही बात यहाँ की राजनीति से, तो उससे मेरा कोई संबंध है नहीं। मेरा क्या है, मुझे खाना है, पेट अपना भरना है, तो यहाँ आसानी से पेट भर जा रहा है, तो
तो मैं तो भैया यहीं रुकूंगा। तो गो महंत जो है अपने एक चेले के साथ, नारायण दास के साथ, अगली नगरी में प्रस्थान कर जाते हैं, लेकिन गोवर्धन दास यहीं पे जो है विराजमान हो जाते हैं। चौथे अंक की शुरुआत राज्यसभा से होती है। चौथे अंक का नाम राज्यसभा है। चौथे अंक की शुरुआत राज्यसभा से होती है। राजा के पास एक फरियादी आता है जिसकी बकरी कल्लू बनिया की दीवार से दबकर मर गई है। राजा अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए जो है उसका न्याय ऐसे करता है, वह कहता है कि दीवार को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। राजा कहता है कि दीवार से बकरी गिरकर मर गई है, दीवार को ही गिरफ्तार कर लाओ, जो कि संभव नहीं है। फिर उसके बाद में जो है एक लंबा केस जो है उसकी राज्यसभा में चलता है और अंत में राजा के पास उससे जुड़े बनिया, कारीगर, चूना बनाने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल सभी को एक एक कर उपस्थित किया जाता है और सभी अपना दोष दूसरों के माथे पर मढ़ते चलते हैं। मूर्ख राजा अंत में नगर के कोतवाल को फांसी की जो है सजा सुना देता है। पांचवा अंक का प्रारंभ होता है जिसका नाम अरण्य है। पांचवें अंक की शुरुआत गोवर्धन के गाते हुए आने से होती है। गोवर्धन इस नगरी में इसलिए खुश है क्योंकि उसे खाने को खूब मिल रहा है। गोवर्धन को चार प्यादे यानी सिपाही गोवर्धन को 4 प्यादे पकड़कर राजा के पास फांसी देने के लिए ले जाते हैं। गोवर्धन के पूछने पर कि मेरी गलती क्या है जो मुझे फांसी दी जा रही है, तो प्यादा कहता है कि आपकी गलती कोई नहीं है, आपने कोई गलती नहीं की है, लेकिन ये जो फांसी थी ये जो है कोतवाल को होनी थी, लेकिन किंतु फंदा बड़े आकार का बन गया, जबकि वह बेचारा दुबला पतला है और तुम मोटे हो, इसीलिए फांसी तुमको दी जाएगी, इसलिए तुम्हें फांसी होगी। पांचवें अंक में जो है गोवर्धन फिर चीखता है और अपने गुरु को याद करता है। गुरु तो गुरु है। छठे अंक में जो है वो प्रकट हो जाते हैं और चेले के बुलाने पर महंत जी आते हैं और वे एक चाल रचते हैं। वे कहते हैं कि अपने जो है वो एक तरीके से चाल रचते हैं और वो इस तरीके का रहस्य रचते हैं कि वो कहते हैं राज्यसभा में कि जो व्यक्ति इस समय फांसी पे चढ़ेगा उसे सीधा स्वर्ग मिलेगा। तो सब जो है आपस में झगड़ा करने लगते हैं, गुरु महंत और उनका चेला, कि मुझे फांसी पे चढ़ना है, मुझे फांसी पे चढ़ना है। अंतोगत्वा राजा कहता है कि राजा के होते हुए फांसी पे कौन चढ़ सकता है, सबसे पहले स्वर्ग जाएगा तो राजा ही जाएगा, और वो मूर्ख राजा स्वयं फांसी पे चढ़ जाता है। तो ये कुल मिला के नाटक था। नाटक के सारे मूल बिंदुओं पे आपसे बात कर ली गई। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें।